एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर वन शॉट। तो आज हमारी वन शॉट सीरीज़ के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जो कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। सो आई होप कि आपने दोनों चैप्टर्स जो हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर्स थे 1 और 2 उनको अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है वन शॉट्स के थ्रू, और साथ में कुछ केस स्टडीज़ भी आपने प्रैक्टिस कर ली होंगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा अपनी अपडेट दे देना कि यस मैम, वो दोनों चैप्टर्स तो अब हमारे बिल्कुल क्लियर है। तो चलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए इस चैप्टर को भी मैं क्लियर कर देती हूँ अपनी वन शॉट रिवीजन सीरीज़ के थ्रू, और फटाफट से आपकी ये जो रिवीजन की जो आपकी स्ट्रैटेजी है इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से बोनस ले लो, और ये जितने भी हमारे पास एक्रोनिम्स हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, सो आई होप बच्चों कि आप लोगों ने यहाँ पे सारे एक्रोनिम्स के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सीए सर ड्यू चले। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ओटीटी प्लेटफॉर्म क्रिएट्स कंटेंट फॉर इंफॉर्मेशन। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, लीगल पेस्ट या लीगल पेस्ट, कुछ भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, नो चोरी, बूस्ट, टैक्स कलेक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे ये सारी एक्रोनिम्स हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। तो अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग की बात करूं बच्चों, सो बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट ना, पहली बात तो एक सम टोटल है। सम टोटल को अगर मैं यहाँ पर एग्रीगेट लिखूं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लिख सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, वो सम टोटल है, वो एग्रीगेट है। किस चीज का? उन सभी चीजों का जो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है बट उनकी वजह से हमारा बिजनेस अफेक्ट जरूर होता है। जैसे कि हमने अभी अभी कोई एक अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, लेकिन उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड सेम प्रोडक्ट सेम फीचर्स के साथ कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर कर गया। हम जो आज सामान बेच रहे हैं, कस्टमर की उस चीज़ के लिए डिमांड चेंज हो गई है, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने हमारे प्रोडक्ट के लिए अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट इन सभी चीज़ों का हमारे बिजनेस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो क्या चीज़ें हैं बच्चों? वो कोई वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, या अदर फोर्सेस हो सकते हैं जो आपके बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल से तो बाहर हैं, बट आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को वो अफेक्ट ज़रूर कर रहे हैं। अब बेटा, जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अदर फोर्सेस की, तो याद करो मैंने यहाँ पर आपको कुछ फोर्सेस बताए थे। 2 तरीके के फोर्सेस थे हमारे पास। एक होते हैं हमारे पास स्पेसिफिक फोर्सेस, और एक होते हैं हमारे पास जनरल फोर्सेस, जो अभी हम यहाँ पर फीचर में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दोनों तरीके के फोर्सेस जो हैं वो हमारे बिजनेस को उनकी डे टू डे एक्टिविटी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो मीनिंग इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके लिए हमने कहा सीए सर ड्यू चले। तो बेटा यहाँ पे सी से है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी। सी से हमारे पास क्या है बच्चों? सी से है कॉम्प्लेक्सिटी। ए से हमने पढ़ा था ये एग्रीगेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इसको आप ये भी बोल सकते हो, टोटालिटी को एग्रीगेट भी हम बोल सकते हैं। एस से है बेटा हमारे पास यहाँ पर, एस से है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। आई से है हमारे पास इंटर रिलेटेडनेस। आर से है रिलेटिविटी, और डी से है डायनामिक नेचर, और यू से है हमारे पास अनसर्टेनिटी। तो इस तरीके से सी एस आर ड्यू चले। तो पहले वाले फीचर की अगर मैं बात करूं, टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस या एग्रीगेट इन नेचर, तो अभी मैंने मीनिंग में ही पढ़ा, आप चाहें तो सेम मीनिंग भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम टोटल है जो उसके बिजनेस को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। सेकेंड, अब वो फोर्सेस कौन कौन से हैं, उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक मतलब कुछ ऐसे फोर्सेस जो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को इमीडिएटली और डे टू डे बिजनेस में अफेक्ट करते हैं। जैसे कि कस्टमर का 10 से 1000 हो जाना और 1000 से 10 हो जाना इमीडिएटली आपको अफेक्ट करेगा। कुछ इसी तरीके से सप्लायर का सामान को महंगा कर देना इमीडिएटली डे टू डे बिजनेस में आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। तो स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो आपके बिजनेस को इमीडिएटली और डे टू डे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जनरल फोर्सेस कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं
जो इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं स्पेसिफिक फोर्सेस की बात करूं तो आपके खुद के कस्टमर 10 से 1000 हो गए, तो वो पर्टिकुलरली आप ही को अफेक्ट कर रहा है। बट ओवरऑल अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट किया है तो उससे सिर्फ आप ही को नहीं, ओवरऑल हमारे जितने भी बिजनेसेस उस पर्टिकुलर फील्ड या इंडस्ट्री में होंगे उन सभी को फर्क पड़ेगा। तो देखो जनरल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, कुछ सोशल फोर्सेस होते हैं, कुछ पॉलिटिकल हैं, कुछ लीगल है, कुछ टेक्नोलॉजिकल है और कुछ इकोनॉमिकल है। जैसे कि वही गवर्नमेंट का हमारे ऊपर टैक्स लगाना या गवर्नमेंट के कोई रूल पास कर देना, कोई सोसाइटी का कोई ट्रेंड आ जाना, ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे बट इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इंटर रिलेटेडनेस। ये जितने भी फोर्सेस हैं ये आपस में इंटर रिलेट करते हैं, इनका आपस में एक रिलेशनशिप होता है कि तो अगर हेल्थ अवेयरनेस हमारी कंट्री के अंदर आएगी तो डिमांड बढ़ेगी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक फूड या डाइट प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर जो भी हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स है उन सब चीज़ों की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। तो एक ट्रेंड आया, यानी कि एक सोशल एनवायरनमेंट में चेंजेस आए जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में डिमांड फ्लक्चुएट हुई। तो डिमांड इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और सोसाइटी का जो ट्रेंड है, जो सोशल ट्रेंड्स है, वो आपके सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो एक एनवायरनमेंट का चेंज दूसरे एनवायरनमेंट में भी चेंजेस लेकर आता है। तो इससे जितने भी इसके एलिमेंट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो आपस में इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट, डायनामिक। भाई ये बदलता रहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट कभी सेम नहीं रहता। हमारे बिजनेस में हर आए दिन कुछ ना कुछ बदलाव होते ही रहते हैं, हमें उन बदलावों को अडेप्ट करना होता है ताकि हम लंबे समय तक मार्केट में टिके रह सके। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजेस विद द टाइम। बेटा मैंने पहले भी बताया था जब मैंने डिटेल में पढ़ाया था ये चैप्टर कि डायनामिक, अनसर्टेनिटी और रिलेटिविटी और समहाउ कई बार कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप कीवर्ड्स पे यहाँ पर फोकस कीजिएगा कि जब भी डायनामिक की बात होती है तो डायनामिक का मतलब होता है समय के साथ साथ चीज़ों में चेंजेस लेकर आना। जैसे कि टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आता है, फैशन के अंदर चेंज आता है, टेस्ट के अंदर चेंज आता है। बट अगर मैं बात करूँ अनसर्टेनिटी की, तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कुछ ऐसे फ्यूचर इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फ्यूचर इन्वायरमेंटल चेंजेस की, जो कि आपको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। चेंज यहाँ पर भी है बट ये चेंज हमें फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करना है, और ऐसे चेंजेस को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अचानक से कोई सिचुएशन आती है हमारे ऊपर जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है। और जैसे कि हमारा कोविड-19, हमें नहीं पता था कि इस तरीके का कुछ हो सकता है, अचानक से हमारे ऊपर ये चीज़ आई और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे बिजनेसेस को अपने आप को चेंज करना पड़ा। बहुत सारे ऑफलाइन स्टोर्स जो थे वो ऑनलाइन स्टोर्स में उसी टाइम पे ही कन्वर्ट हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत डिफिकल्ट है इसे समझना। अगर आप सोचो कि एक ही दिन में आप बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे एलिमेंट्स को समझ जाओ तो डिफिकल्ट है, बट वहीं पे आप इन्हें पार्ट्स में डिवाइड करके समझोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि कभी भी अगर आप अकाउंटेंसी का कोई चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए बैठते हो तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि एक ही टाइम पे आपने एक ऐसा क्वेश्चन पकड़ लिया बिना प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किए जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे। आपने देखा होगा आपकी बुक में भी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको उन्होंने डिवाइड कर रखा है कि जब तक आप एंड के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तक पहुंचो उससे पहले आप सारे के सारे जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उनको पार्ट्स में पहले पढ़ लो, छोटे छोटे क्वेश्चन से पहले उसको प्रैक्टिस कर लो, तब जाके आप बड़े वाला क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है। लाइकवाइज हमारे यहाँ पर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके लिए भी ये बात समझाई गई कि बच्चों ये भी हमारा कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको समझना आसान है पार्ट्स में सेपरेटली, बट अगर आप सोचे कि इन टोटालिटी हम इसको पढ़ ले तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है। देन रिलेटिविटी। रिलेटिव कंसेप्ट है, जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने बोला था ना, रिलेटिविटी को किससे याद करो, रिश्तेदारों से। हम कहते हैं ना ये हमारा रिलेटिव है, रिलेटिव क्यों है, ये हमसे जुड़ा हुआ है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ है, तभी इसके अंदर हमारे जैसी हो सकता है कुछ खूबियां हो या कुछ कमियां हो, है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी कैसा कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव है। ये हर कंट्री में अलग होता है। क्या आपको हर कंट्री का बिजनेस सेम लगता है? क्या हर कंट्री में किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड सेम होती है? हमारे यहाँ पे चाय की जैसे डिमांड है, क्या अदर कंट्रीज में भी चाय की वैसी डिमांड है? हमारे यहाँ पर साड़ीज की डिमांड जैसे, क्या अदर कंट्रीज में भी साड़ी की डिमांड वैसी है? तो भाई कंट्री टू कंट्री ये डिफर करता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है। तो उन्होंने बोला बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, फर्म टू फर्म अलग होता है। जैसे कि डिमांड जो होती है रेडी टू ईट हेल्दी फूड की, वो अर्बन एरियाज में ज्यादा होती है, रूरल एरियाज में कम होती है। अर्बन एरियाज में ज्यादातर लोग वर्किंग होते हैं, कई बार एक घर के सारे लोग ही वर्किंग है, मतलब कई बार आपने देखा होगा कि आप
हो सकता है आपके घरों में भी आपकी मम्मी भी वर्किंग है, आपके पापा भी वर्किंग है, तो ऐसे में कई बार चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती है, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो रेडी टू ईट है, यानी कि भिगोया देवर हो गया वाला, कि बस पानी में हमने घोला और सब्जी हमारी तैयार हो गई। तो ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा डिपेंड करती है एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़, क्योंकि वहाँ पे वुमेन्स मोस्टली वर्किंग नहीं होती है, घर में रहती है, प्लस उनको ये झंझटबाजी पसंद भी नहीं होती। उनको तो लगता है कि 5 मिनट में तो मैं खुद ही बना लूँगी ये चीज़। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हर जगह का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि ये एक कैसा कॉन्सेप्ट है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो आई होप कि फीचर्स आप सभी लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। तो इंपॉर्टेंस के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म देता है, क्रिएट करता है कंटेंट फॉर द इंफॉर्मेशन, जहां पर बच्चों ओ से हमारा मतलब है अपॉर्चुनिटी, ये हमारा ओ के लिए है। टी है बच्चों हमारा फिर उसके बाद थ्रेट के लिए, अगेन जो टी है वो है हमारा टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज के लिए। पी है बच्चों हमारा प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, प्लेटफॉर्म का पी। उसके बाद क्रिएट का जो बेटा सी है वो है हमारे लिए कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस, और देन आई है हमारे पास इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक्रोनिम को यूज करने वाले हैं। अब सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी मदद करता है कि हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें और मौके पे चौका मार लें। गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज को मैं अपनी लैंग्वेज में कहती हूँ मौके पे चौका मारना, कि इससे पहले कोई और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर ले, आपको उसे पहचानना है और उसकी एडवांटेजेस को गेन करना है। तो बच्चे, बिजनेस एनवायरनमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज की फॉर्म में वो पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड दिखाएगा जो आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपने उन अपॉर्चुनिटीज को टाइमली आइडेंटिफाई कर लिया तो आप मार्केट में लीडर बन सकते हैं। जैसे कि मारुति उद्योग, सबको याद ही होगा कि मारुति उद्योग वो पहली कंपनी थी जिसने इंडिया में ये पहचाना कि इंडिया के अंदर मिडिल क्लास पॉपुलेशन है और पेट्रोल की प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में ज़रूरत है हमें स्मॉल कार्स की। और क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना, तो उस टाइम पर जो मारुति उद्योग थी वो लीडिंग कंपनी बन गई थी इन द स्मॉल कार मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड होता है, उसी तरीके से थ्रेट नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड होता है। अपॉर्चुनिटीज आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट वहीं पर थ्रेट आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस को खराब कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। कि आपने देखा कि मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर एंटर कर रहा है, हर आए दिन कोई ना कोई मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में हम लोग सुन रहे होते हैं कि वो यहाँ पर एंटर करने वाली है हमारे इंडियन मार्केट के अंदर। तो ऐसे में ये थ्रेट हमारे लिए एक वार्निंग सिग्नल की तरह काम करते हैं कि हमें यहाँ पर बिल्कुल सतर्क हो जाना है कि कोई आ रहा है हमारे जैसी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए, अच्छी टेक्नोलॉजी अच्छे प्राइस पर। तो लोग चले जाएंगे उनके पास, क्योंकि लोगों को तो जहां अपना फायदा दिखता है वो वहीं चले जाते हैं। तो ऐसे में हमें खुद को प्रिपेयर करना होगा कि उस थ्रेट से हमें किस तरीके से लड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। अब टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते आए हैं कि हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, वो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं, हमें सोसाइटी से ही मिलते हैं। चाहे वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हो, सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल रही हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब आप इन इनपुट्स का इस्तेमाल करते हो फॉर द प्रोडक्शन, तो आपका जो आउटपुट जनरेट होगा, अल्टीमेटली आपको आउटपुट भी यहीं जाकर बेचना है। यही है आपका वो आउटलेट जहां जाकर आप अपना सामान बेचेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग इसीलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि यहीं से वो सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। यहीं पे सप्लायर भी है, यहीं पे कस्टमर भी है, यहीं पे हमारा इन्वेस्टर भी है। तो इसलिए भी बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम स्टडी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर मिलते हैं हमारे सारे यूजफुल रिसोर्सेज। देन इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। कॉपिंग मतलब कदम से कदम मिलाकर चलना है भाई। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही टर्बुलेंट मार्केट के साथ काम कर रहा है। हर एक जो राउंड होता है टेक्नोलॉजी का, वो एक नए नए फीचर्स को ऐड ऑन करता है प्रोडक्ट्स के अंदर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग आपकी मदद करेगी कि आप उन चेंजेस को टाइम टू टाइम
अडेप्ट करो और उसी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर चेंजेस लेकर आओ ताकि आप कंपटीशन से लड़ सको। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि कंटिन्यूसली अगर आप स्कैन करते हो बिजनेस एनवायरनमेंट को ये देखने के लिए कि मार्केट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो आप उनको अच्छे से फेस कर पाएंगे और अच्छा एक तरीका अपना पाएंगे जिससे आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए, अडेप्ट करते हुए उनके साथ आप मार्केट का कंपटीशन फेस कर पाएं। ठीक है, नेक्स्ट, इट असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में थ्रेट्स भी हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज भी हैं, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हमें दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो उन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। हमें ये पता चलेगा व्हाट टू डू। भाई अगर मुझे पता है कि अपॉर्चुनिटीज है मेरे सामने, तो मुझे डिसाइड करना है ना व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन। और वहीं पर मुझे थ्रेट्स दिख रहे हैं, कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यार कोई चीज़ है जो मेरे बिजनेस को खराब कर सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पॉलिसी बनानी होगी कि वो क्या गाइडलाइंस होगी जिसको फॉलो करके, वो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा जिसको फॉलो करके मैं उस थ्रेट से लड़ सकती हूँ। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्योंकि सोर्स है सभी चीज़ों का, तो यहाँ पर आप पॉलिसी और प्लानिंग फॉर्मुलेशन दोनों कर सकते हैं। जैसे कि आईटीसी होटल्स ने प्लान किया था न्यू होटल्स को इंडिया के अंदर, ये देखने के बाद कि टूरिस्ट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा बूम आ रहा है, मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो घूमने के लिए आते हैं। तो ऐसे में आईटीसी वालों ने भी सोचा कि हम लोगों को नए नए होटल्स यहाँ पर खोलने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने इन सब चीज़ों को देखते हुए प्लानिंग और पॉलिसीज अपनी बनाई। लास्ट है इंपॉर्टेंस के अंदर, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, कि जो बिजनेस कंटिन्यूसली अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है वो अपनी आज की ही नहीं, वो अपनी कल की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करेगा। अगर आप लोग भी एज अ स्टूडेंट ये देख के चल रहे हो कि आज आप जब क्लास 12th में हो तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर आप अपने जो भी आप फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं अगर उसका बेस आप स्ट्रॉन्ग करके चलते हो, तो ये आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करेगी। टाइम टू टाइम आप अपने आप को अपडेट रखते हो, तो आज जो आप कर रहे हो उसमें तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी। एट द सेम टाइम कल को जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, इन्हीं कोर्सेज में आप एडमिशन लेंगे जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, तो आप वहाँ पर भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में यही समझाया गया कि अगर आप करेक्ट एनालिसिस करते हो और कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हो बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद करती है अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में अभी भी और आगे जाकर भी, और मार्केट में आपको सक्सीड करने में मदद करती है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ ली है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो आई होप कि आप सभी लोगों को ये भी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज डायमेंशन, एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। न जाने कितने कितने नाम से हम इसको जानते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर हमारे पास 5 डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के, जिसको हम यहाँ पर याद रखेंगे लीगल पेस्ट या लीगल पेट्स के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हो। जहाँ पर बच्चे ये जो लीगल है ये तो अपने आप में ही एक एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट। पी से है बेटा हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ई से हमारे पास इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, एस से है सोशल एनवायरनमेंट और टी से है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक, इसका क्वेश्चन ज़्यादातर केस स्टडी में आता है डायरेक्ट, तो मतलब मैंने तो नहीं देखा अब तक पिछले कुछ सालों से कि इसका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसकी केस स्टडी ही पूछी जाती है। तो बात करती हूँ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे फैक्टर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आती है जो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम का चेंज हो जाना, स्टॉक मार्केट की कंडीशन, वैल्यू ऑफ अ रुपी का चेंज हो जाना, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के रोल में बदलाव आना, जीएनपी की ग्रोथ अगर हम चेक कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम है हमारी, चाहे वो करंट प्राइस पे है या कांस्टेंट प्राइस पे है, रेट ऑफ सेविंग, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड, एक्सपेंशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मनी सप्लाई एंड पब्लिक डेट। ये इतनी सारी कहानी मैंने बोली यहाँ पर अभी, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, एग्जांपल्स हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि बैंक ने होम लोन सस्ते कर दिए। ठीक है, जब बैंक होम लोन सस्ते करेगा तो यहाँ पर क्या इसका कंक्लूजन निकलेगा, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि एक तो जो लोग पहले घर नहीं खरीद सकते थे क्योंकि होम लोन बहुत महंगे थे, अब वो होम लोन खरीद सकते हैं। इसका मतलब डिमांड फॉर दी हाउसेज विल इंक्रीज, घरों की डिमांड बढ़ेगी। जब घरों की डिमांड बढ़ेगी तो दिस विल एक्ट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर दी कंस्ट्रक्शंस कंपनी,
है ना, कि ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा कि लोगों ने घरों की डिमांड बढ़ाई है तो कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए यहाँ पर फायदा हो गया है। तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाना आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। डिमांड फॉर दी हाउसेस का इंक्रीज हो जाना वो भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है वो किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, पॉजिटिवली भी और समहाउ इन सम केसेस नेगेटिवली भी। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं कहूँ इन्फ्लेशन आ गया है, रॉ मटेरियल महंगा मिलना शुरू हो गया है, जिस चीज़ का आप प्रोडक्शन करते हो उसका रॉ मटेरियल मार्केट में महंगा हो गया है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको सामान बनाना महंगा पड़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन्स घट जाएंगे, हो सकता है उसकी वजह से मार्केट में डिमांड आपकी घट जाए अगर आपने सामान महंगा कर दिया तो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कुछ चीज़ें आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद बात करती हूँ सोशल एनवायरनमेंट की। तो यहाँ आते हैं हमारे कुछ कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन, लाइफस्टाइल, कंज्यूमर प्रेफरेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वर्कफोर्स, presence of the women in the workforce, birth and death rate, population shift, educational system, literacy rate, consumption habit, composition of families। तो ये सारे के सारे बेटा किसका पार्ट है? सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि अब फेस्टिवल्स हमारे आने शुरू हो ही जाएंगे, तो फेस्टिवल के टाइम पर जैसे कि दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, तो कुछ चीज़ों की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो जब भी उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो उसका मतलब उस टाइम पे पॉजिटिवली जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट कर रहा है उन सभी बिजनेसेस को। ठीक है, जैसे कि मिठाइयाँ बिकनी शुरू हो जाती हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा बिकने शुरू हो जाते हैं, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है कि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। जब क्या चल रहा है हमारे यहाँ पर, ओकेजन्स चल रहे हैं, फेस्टिवल्स चल रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों की डिमांड मार्केट में हाई हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर आते हैं कुछ साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स, इनोवेशन, अपग्रेडेशन, न्यू मेथड्स एंड टेक्निक। इसको पहचानना सबसे आसान होता है कि जब भी आपको काम करने का कोई नया तरीका दिखे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन दिखे, कोई प्रोडक्ट की डिस्कवरी दिखे या उसके अंदर कोई इनोवेशन दिखे, कोई भी नयापन दिखे, तो वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। जैसे कि आज के टाइम पे हम घर बैठे ही बहुत कुछ कर पा रहे हैं, हम घर बैठे ही अपने बिजली का बिल दे पा रहे हैं, अपने फ़ोन को रिचार्ज कर पा रहे हैं, अपनी एयर टिकट बुक कर पा रहे हैं, अपनी मूवी टिकट बुक कर पा रहे हैं, इवन घर बैठे अगर हमें किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो उसकी टेबल भी बुक कर पा रहे हैं। तो इतना सारा काम जो हम कर पा रहे हैं घर बैठ के ही, अपने पूरे बैंक को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, अपने बैंक अकाउंट को, तो ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद बात करूं अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, तो यहाँ पर गवर्नमेंट आ जाती है। गवर्नमेंट से जुड़ी बहुत सारी बातें, जैसे कि जनरल स्टेबिलिटी इन आर कंट्री, हमारी कंट्री में सुख शांति कितनी है और हमारी कंट्री में कितना ज़्यादा पॉलिटिकल इम्पैक्ट आ रहा है, जिस और कौन से इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, आइडियोलॉजीज कितनी ज़्यादा डोमिनेंट है हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और नेचर क्या है, और प्रोफाइल क्या है पॉलिटिकल लीडरशिप का, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ की थिंकिंग क्या है, कितना ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, नेचर क्या है रिलेशनशिप का जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ है, मतलब वही ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सब चीज़ें। गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है हमारे बिजनेस के टुवर्ड्स, वो मना तो नहीं कर रहा हमें किसी काम को करने के लिए, हमारे देश में सुख शांति है या नहीं है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट होती है। जैसे कि 1991 से पहले बहुत ही रिजिड पॉलिसीज़ हुआ करती थी, बट जब 1991 में एलपीजी की पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो लाइसेंसिंग सिस्टम हटा, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे बिजनेसेस के ऊपर, उसको हटा दिया गया, हमने दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलना शुरू कर दिया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रीली अलाउड कर दिए गए, प्राइवेटाइजेशन आया जहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को अलाउड किया गया कि आप भी अब बहुत सारे एरियाज़ में एंटर करके काम कर सकते हो। तो जहाँ जो हमारी गवर्नमेंट है वो पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही है, तो दैट मीन्स हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट लीगल एनवायरनमेंट। अब लीगल एनवायरनमेंट की जब भी बात होगी तो कोई ना कोई नया लॉ पास हो रहा होगा, कोई ना कोई जजमेंट होगा, कोई ना कोई डिसीजन होगा, जैसे कि कोई लेजिस्लेशन यानी कि कोई लॉ पास हुआ है, कोई एक्ट पास हुआ है, कोई ऑर्डर आया है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से, या कोर्ट का कोई जजमेंट है, जैसे बहुत सारी चीज़ों पर बैन लगा देना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है हमारे पास, तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास एक्ट है जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं जो लीगल एनवायरनमेंट हमें फॉलो करने के लिए कहता है, और अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत ईजी टॉपिक होता है, बस थोड़ा ध्यान से आप लोगों को इसको करना होगा। ठीक है, एंड आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट,
ये तो हमारे लिए बहुत ही चुटकियों भर का टॉपिक है, डिमोनेटाइजेशन। हम सब लोग इसकी कहानी जानते हैं कि डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर हमने अपनी आंखों के सामने जब डिमोनेटाइजेशन देखा 2016 में, तो हमें ये पता चला कि डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि जहां पर किसी न किसी करेंसी को नॉन लीगल टेंडर की सिचुएशन में डाल दिया जाता है। नॉन लीगल टेंडर मतलब जिस करेंसी के ऊपर से लॉ का जो सपोर्ट है वो हट जाता है, यानी कि जिस करेंसी को अब लॉ मानने से, यानी कि उसको, जिस करेंसी को लॉ अब यूज करने से मना कर देती है। जैसे कि 2016 8 नवंबर 2016 के अंदर जब 500 और 1000 के नोटों को डीमोनेटाइज कर दिया गया, तो वो हम सभी लोगों के सामने एक ऐसा इंसिडेंस था जो हम सभी लोगों ने देखा, जिससे हमें पता चला कि डीमोनेटाइजेशन जैसा भी कुछ होता है। बट डीमोनेटाइजेशन पहली बार हमारे देश में नहीं हुआ, इससे पहले भी डीमोनेटाइजेशन हो चुकी है। ये तीसरी बार था जब हमने देखा कि डीमोनेटाइजेशन हुआ है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने देखो यहाँ पे बताया भी है कि पहली बार ये 1946 में हुआ था, तब 1000 और 10,000 के नोट जो भी आया करते थे उनको बैन किया गया था। सेकेंड टाइम 1978 में हुआ जब 1000, 5000, 10,000 के नोट्स को फिर से डिमोनेटाइज किया गया। तो डिमोनेटाइजेशन कोई नया नहीं है, पहले से चलता आ रहा है, पर मोदी सरकार में हमने फिर से इसको देखा। तो डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा एक्ट है जहां पर हम कैंसिल कर देते हैं किसी भी करेंसी का एक लीगल स्टेटस कि अब वो एज अ करेंसी हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं हो सकती। तो तीसरी बार ये कब हुआ? 8 नवंबर 2016। तो पहले की डेट से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये वाली डेट याद रखनी है। ठीक है, जहां पर गवर्नमेंट ने 500 और 1000 रुपीज के नोट्स को डिमोनेटाइज कर दिया था, जिसकी वजह से 80% मनी जो थी हमारी सर्कुलेशन में वो इनवैलिड हो गई थी। ठीक है, 80% मनी हमारी क्या हो गई थी? इनवैलिड हो गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं इसके फीचर्स की तरफ। अच्छा, एम क्या था? ऑब्वियसली हम सबको एम पता ही है कि एम था कहीं ना कहीं करप्शन को खत्म करना था। फेक नोट्स हम लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर आए, और काउंटर फिटिंग यानी कि ये जो इनऑथेंटिक यूज हो रहा है हमारे नोटों का, हाई डिनोमिनेशन नोटों का 2 नंबर के काम के लिए, ऐसे ही बोला जाता है, 2 नंबर के काम के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाई डिनोमिनेशन नोट्स का, तो उसको हमें खत्म करना था। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया। जैसे कि उन्होंने बताया भी है कि बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि टेररिज्म, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, इन सब चीजों के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, अब तो बेटा फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन के लिए मैं तो ये कहूंगी, नो चोरी, बूस्ट द टैक्स कलेक्शन। तो इससे हम लोग थोड़ा सा डिमोनेटाइजेशन को समझेंगे इस फ्रेज से। तो सबसे पहला पॉइंट है, डिमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन टूल। कि डिमोनेटाइजेशन को एक ऐसे टूल की तरह देखा जा रहा था जिससे कि हम जो टैक्स का सिस्टम है उसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैश होल्डिंग्स जो थी, जो हमारी अराइज हो रही थी डिक्लेयर्ड इनकम की वजह से, यानी कि अब क्या हुआ था, लोगों को एक चांस दिया था कि अगर आपको 500 अपने 1000 रुपए के नोट्स को वैलिड रखना है तो हमारे यहाँ पर आकर इसको चेंज करा लो। यानी कि बहुत सारे लोग जिन्होंने पैसा पहले अपने घरों में छुपा के रखा हुआ था, अपने बेड के गद्दों के अंदर, अपने राशन के डब्बों के अंदर उन्होंने छुपा छुपा के रख रखा था, तो अगर आपको चाहिए कि वो वैलिड रहे तो भैया हमारे पास आके चेंज करा लो। और चेंज कराएंगे तो उनकी मनी अब हमारी आंखों के सामने आ गई, यानी कि उनको देना पड़ रहा था उस पर क्या? टैक्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिमोनेटाइजेशन से यही देखा कि यहाँ पर एक सिस्टम सेटअप होगा। ठीक है, दूसरा, ये टैक्स इवेजन को चेक करने का एक मेजर भी था कि जब लोगों ने बैंक्स में डिपॉजिट करना शुरू किया पैसा, तो उससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को पता चला उनकी मनी के बारे में, और इससे वो जो टैक्स चोरी इतने सालों से करते आ रहे थे वहां पे वो लोग पकड़े गए। हम लोग यहाँ पे चैनलाइज करना चाहते थे अपनी सेविंग्स को कि भाई हम जो पैसा घरों में रखकर बैठे हुए हैं, घर में रखा हुआ पैसा हमारी इकोनॉमी के काम नहीं आ रहा है। आप लोगों ने घरों में दबा रखा है अपना पैसा, वो किस काम आ रहा है? ना तो वो आपको घर में रखा हुआ बढ़ रहा है, हाँ आपने बस दुनिया की नजरों से उसको छुपा रखा है। बट अगर वही पैसा अगर हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए भी ये चीज़ जरूरी थी। तो सेविंग्स को चैनलाइज करने के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन के हेल्प से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़े। तो एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ने जा रहे थे। उसी टाइम पे बहुत सारी हमारी जो ये डिजिटल पेमेंट्स ऐप हैं ये सामने निकल कर आई थी। ठीक है, लास्ट के जो 2 पॉइंट्स है वो आपके लिए ऑप्शनल है, आप याद कर भी सकते हैं, नहीं भी, पहले 4 करेंगे तो भी आपका चलेगा। तो जैसे मैंने बोला है, नो चोरी, बूस्ट द टैक्स कलेक्शन, तो NO आपके लिए नो टैक्स इवेशन हो सकता है। और बूस्ट के लिए यहाँ पर जो हम लोग कह रहे हैं कि चैनलाइज करें सेविंग, तो इसके वजह से बूस्ट होगी हमारी इकोनॉमी। और टैक्स के लिए आप ये कह सकते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, और कलेक्शन का जो C है वो हम लोग यहाँ पर कैशलेस इकोनॉमी के लिए यूज कर सकते हैं, C ओनली। ठीक है,
तो ये तो हमने पढ़ ही लिया कि ये कंट्रोल करेगा करप्शन को और इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा, इस डीमोनेटाइजेशन से क्या फर्क पड़ा। तो बेटा इस डीमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट रहा, अगर मैं मनी और इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो कैश ट्रांजैक्शन कम हो गई थी क्योंकि भाई लोगों के हाथों में पैसों की कमी हो गई थी, बैंक्स की डिपॉजिट बढ़ने लगी थी, फाइनेंशियल सेविंग्स भी बढ़ने लगी थी। प्राइवेट वेल्थ की बात करूं तो अब हाई डिमोनेटाइज नोट्स जो थे अब वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहे थे, वो रिटर्न नहीं हो रहे थे और रियल एस्टेट की प्राइस उस वजह से फॉल हो रही थी। तो प्राइवेट वेल्थ पे तो उसका बहुत इंपैक्ट पड़ा था। पब्लिक को क्या फर्क पड़ रहा था, पब्लिक सेक्टर वेल्थ को कुछ भी नहीं, पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही आ रहा था अल्टीमेटली। डिजिटलाइजेशन लेकिन बढ़ने लग गया था, नए नए यूजर्स आ गए थे इन सारी एप्स के जो पहले यूजर्स नहीं भी थे। रियल एस्टेट के प्राइसेस डिक्लाइन हो गए थे, वो तो हमने यहीं पे पढ़ लिया। टैक्स कलेक्शन डेफिनेटली बढ़ गया था क्योंकि लोगों को अगर अपनी इनकम चाहिए थी तो उनको इनकम का डिस्क्लोजर करना पड़ा, यानी कि इनकम दिखानी पड़ी, और जैसी इनकम दिखाई तो टैक्स का कलेक्शन गवर्नमेंट का बढ़ गया। ठीक है, तो बच्चों ये लो, हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट, और आपकी इच्छा अनुसार यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा बहुत बढ़िया तरीके से कुछ ही देर में अपना पूरा चैप्टर नंबर 3। सो आई होप कि आप सभी लोगों को चैप्टर नंबर 3 अच्छे से आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और ये वन शॉट्स आपके लिए कितने बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं। सो मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।